हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे एसवी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने कल के वीडियो में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र स्थापित किया था, और उस सूत्र से हम लोगों ने ये जानकारी निकाली थी कि यदि हम लोग अक्ष पर डिस्टेंस बढ़ाते जाएं, दूरी बढ़ाते जाएं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और उसका हम लोगों ने ग्राफ क्या कर लिया था, प्लॉट कर दिया था। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र। ठीक है, अक्ष और निरक्ष आपको बताया हुआ है मैंने क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक द्विध्रुव बना लेता हूँ। द्विध्रुव यानी प्लस चार्ज, दूसरा माइनस चार्ज, और दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस 2a, ये भी a और ये भी कितनी a। और ये वाला जो हमारा तल होगा या ये वाली रेखा होगी जो मध्य बिंदु से इसके बिल्कुल लंबवत गुजरेगी, इसको हम लोगों ने क्या बोला था, निरक्ष बोला था। अब मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ P, निरक्ष पर मैंने पॉइंट ले लिया P, निरक्षीय बिंदु हो गया ये। ठीक है जी, और इस P पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो जैसा हमने कल किया था ना, सेम वही प्रोसेस आपको लगाना है। सबसे पहले A का इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा आप यहाँ पर निर्धारित करो क्या होगी, फिर आप B के इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा निर्धारित करो P पर क्या होगी, और फिर आप लोग उसको जो हमारे सदिश संयोजन के या वियोजन के नियम होते हैं उनको लगाकर आप उसको क्या कर लें, हल कर लें, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या परिणामी विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आप क्या कर लें, फाइंड आउट कर लें। ठीक है जी। एक बात मैं आपको कह दूँ कि वीडियो देखते हो तो वीडियो देखते लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई, ठीक है, इससे हमारे जैसों का हौसला बढ़ता है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है, ए वाला जो चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा निर्धारित करनी है, और बी वाले चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा निर्धारित करनी है। उसके लिए मैं यहाँ पर एक +1 कूलाम का परीक्षण आवेश रख लेता हूँ, +1 कूलाम का परीक्षण आवेश, और इस परीक्षण आवेश से अभी इसकी दिशा क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, देखो हमने क्या बताया था कि प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलता है, बाहर की ओर। तो इस प्लस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर निकलेगा, उसकी ये दिशा होगी, प्लस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की ये दिशा होगी। इसको हम लोग EA वेक्टर से डिनोट कर लेते हैं। और माइनस चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र क्या करता है, प्रवेश करता है। तो EB की दिशा ये वाली होनी चाहिए, ये दिशा किसकी होनी चाहिए, EB की। सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो ये वाला जो हमारा एंगल है ये वाला जो एंगल है ये भी कितना आएगा, थीटा आएगा। ठीक है भाई, और ये वाला एंगल भी अपना कितना बनने वाला है, थीटा बनने वाला है। इसको आप लोग ऊपर और बढ़ा लें थोड़ा इस प्रकार से। तो अब आप देखें कि बिंदु P पर दो वेक्टर हो गए, एक तो EB वेक्टर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, EA वेक्टर हो गया। यदि आप EA वेक्टर को देखते हो ना, तो ये इस x में और इस y में मौजूद है, और यदि EB वेक्टर को देखते हो तो इस x में और इस y डैश में मौजूद है। और आपको पता है कि यदि हमारे पास इस प्रकार से एक x हो, एक y हो, और एक यहाँ पे वेक्टर हो A सदिश, और x के साथ थीटा कोण बना रहा हो, तो हम इसके घटक निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं हम इसके घटक। जो x की तरफ घटक आएगा वो तो होगा A cos थीटा, और जो y की तरफ घटक आएगा वो कौन सा होगा, A sin थीटा। ठीक है बात, क्योंकि जिस अक्ष पे कोण बनता है वो थीटा का घटक कौन सा होता है, cos घटक होता है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर के घटक वियोजित करेंगे। और घटक वियोजित करने का क्या कारण है, इसका कारण ये है कि यदि एक बिंदु पर इस प्रकार से दो वेक्टर काम कर रहे हैं, एक A वेक्टर काम कर रहा है और एक B वेक्टर काम कर रहे हैं, और हम क्या निकालना चाहते हैं, इनका परिणामी निकालना चाहते हैं। तो परिणामी निकालने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं हमारे पास, दो तरीके। या तो आप उन सदिशों को क्या कर दो, संयोजित कर दो,
या उन सदिशों को क्या कर लो आप लोग घटकों में वियोजित कर लो। जो आसान लगे वो काम अपने को क्या होता है करना होता है। इसमें वियोजन का काम थोड़ा आसान रहता है, इसलिए मैं घटकों को क्या कर रहा हूँ वियोजन कर रहा हूँ। देखो क्या कैसे वियोजित करेंगे उसका नियम मैंने बता दिया आपको। ई ए के घटक निकालोगे तो इस पर थीटा बना, ये घटक हुआ अपना ई ए कॉस थीटा, और ये घटक कौन सा हुआ ई ए साइन थीटा। उसी प्रकार से यदि हम देखें ई बी के लिए तो ई बी का जो थीटा है वो भी ऊपर एक्स के पर बन रहे हैं, तो ये घटक कौन सा हो गया ई बी का ई बी कॉस थीटा, और ये घटक कौन सा हुआ ई बी साइन थीटा नियम के अकॉर्डिंग। अब आप देखें कि जो ई ए और ई बी का मान है वो कितना होगा, उनसे ही काम बनने वाला है अपना, ठीक है। तो यदि आप देखोगे ए द्वारा पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता, क्या फॉर्मूला होता है एक आवेश के कारण के क्यू बटा में आर स्क्वेयर। तो ई ए को आप लिखोगे तो ये मिलेगा आपको के क्यू बटा में आर स्क्वेयर। ये वाली डिस्टेंस अपने को निकालनी होगी ए और पी के बीच में है जो, इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। यदि मैं मान लूँ कि हमारा ये जो बिंदु पी है ये इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित है, कितनी दूरी पर स्थित है आर दूरी पर स्थित है, तो आप लोग क्या करोगे पाइथागोरस प्रमेय इसमें यूज करोगे। कौन सी प्रमेय यूज करोगे पाइथागोरस प्रमेय यूज करोगे। अब ये हमारा लंब है, ये आधार है, तो कर्ण किसके बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, यानी कि लंब स्क्वेयर प्लस आधार स्क्वेयर। तो बटा में जो डिस्टेंस लगेगी वो क्या लगेगी आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ऐसा लगने वाला है। तो ये कितना आएगा के क्यू बटा में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इतना आ जाएगा रूट कैंसिल होकर के। और यदि आप ध्यान से देखो तो जो ई बी पर जो आवेश है उसका परिमाण भी कितना है क्यू है, और बी वाला आवेश की जो दूरी है वो किसके बराबर है वो भी सेम आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर के बराबर है। तो ई बी का मान किसके बराबर होना चाहिए ई ए के बराबर होना चाहिए। इसलिए साइन थीटा घटक हैं जो, इसलिए साइन थीटा घटक परस्पर क्या हो जाएंगे अपने निरस्त हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। कैसे निरस्त हो जाएंगे जी, क्योंकि देखो ई ए और ई बी दोनों बराबर है, हमने ये देख लिया यहाँ से, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख देते हैं। और साइन थीटा और साइन थीटा दोनों इक्वल है, और डायरेक्शन में दोनों क्या है ये अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए कट गए कैंसिल हो गए, निरस्त हो जाएंगे। और P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता केवल कौन से घटकों के कारण होगी कॉस थीटा घटकों के कारण, केवल कॉस थीटा घटकों के कारण ही होगी, कारण ही होगी, क्योंकि यही घटक बचे हैं सेम दिशा में, ये एक दूसरे से कटेंगे नहीं, ये साइन थीटा वाले घटक तो कट गए। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निरक्ष पर इसके बराबर आएगा, इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि सेम दिशा में है ना, तो ई ए कॉस थीटा प्लस क्या कर दो आप ई बी कॉस थीटा। ई ए और ई बी दोनों बराबर हैं, तो मैं इसको 2 ई ए कॉस थीटा भी लिख सकता हूँ। ई निरक्ष समीकरण 1 से आप इस ई ए का मान रख दें 2 के क्यू बटा में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर गुणा में कॉस थीटा। कॉस थीटा यदि हमारे पास इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज है, ये एंगल थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये होगा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो आपको पता है कि जो कॉस थीटा होता है वो किसका अनुपात होता है लाल बटा कक्का के अकॉर्डिंग आधार बटा में कर्ण। तो आप देख लो यहाँ पर कोई सा भी त्रिभुज उठा लो, जैसे ये त्रिभुज उठाते हो तो ये समकोण त्रिभुज है, इसमें यदि हमको क्या करना है कॉस थीटा निकालना है तो आधार बटा कर्ण करना होगा। आधार कितना a और कर्ण कितना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a बटा में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइड में लिख दो कि चूँकि कॉस थीटा इक्वल टू a बटा में रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर।
इस नियम से। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लें। ई निरक्ष इक्वल टू के, और इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ क्यू इंटू 2a, ये 2 इस a के साथ मल्टीप्लाई में कर दिया हमने। यहाँ पर इसकी कितनी पावर है, 1 पावर, और रूट का मतलब होता है आधी पावर, मल्टीप्लाई में पावर इनकी जुड़ जाएगी। तो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की पावर कंबाइंड होकर कितनी बन गई 3/2, क्योंकि 1 + 1/2 पावर जोड़ते हो तो कितनी आती है आपके पास 3/2 पावर आती है। ठीक है, अब आपको पता है कि डायपोल के लिए क्यू इंटू 2a किसके बराबर होता है, द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है, p के बराबर। स्क्रीन दिख रही है क्या नीचे? ठीक है जी, p के बराबर होता है। तो आप इस समीकरण में ये वैल्यू पुट कर दें, कितना आ जाएगा, ई निरक्ष बराबर kp बटा में आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर पावर 3/2। ये बन गया निरक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता का ओरिजिनल फॉर्मूला। ठीक है बात। अब जैसा कि कल हमने एक स्थिति स्पेशल कंसिडर की थी कि यदि जो r का मान है वो a से बहुत ज़्यादा हो छोटे द्विध्रुव के लिए, तो देखो क्या कंडीशन बनेगी। यदि r बहुत बड़ा हो a से, तो आप क्या करते हो, a को r की तुलना में 0 मान लेते हो। उस स्थिति में देखो क्या बनेगा, ये ई निरक्ष बराबर kp बटा में a तो 0 हो गया, r स्क्वेयर की पावर 3/2, r स्क्वेयर की पावर 3/2। तो अब क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, kp बटा में r क्यूब। कितना बना, ई निरक्ष बना kp बटा में r क्यूब। अब कल जो हमने फॉर्मूला निकाला था अक्ष के लिए, ई अक्ष, वो कितना था उसको याद करें थोड़ा, वो था 2kp बटा r क्यूब। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इनमें क्या संबंध निकाल सकते हो, इनमें आप ये कह सकते हो कि अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है वो निरक्ष की तुलना में कितने गुना होती है, 2 गुना होती है। ठीक है, तो आप ये बात भी लिख सकते हो, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निरक्ष की तुलना में कितने गुना होती है, 2 गुना होती है। कई बार 1 नंबर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि अक्ष और निरक्ष के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता में क्या संबंध है। ठीक है जी बात। अब यदि आप लोग इस इक्वेशन को देखो तो r और e की जो डिपेंडेंस है या निर्भरता है वो कल जैसी है। जो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता है वो r क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब r बढ़ाओगे निरक्ष पर इस पॉइंट को दूर लेते जाओ, ऊपर लेते जाओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 3 पावर में क्या होता जाएगा, डिक्रीज। तो यदि हम लोग ई निरक्ष वर्सेस r ग्राफ बनाए तो वो कल जैसा ही बनना चाहिए। यहाँ पर हम लोग ई निरक्ष को रखते हैं, यहाँ पर r को रखते हैं, कल जैसा ग्राफ बनेगा, क्योंकि जो ई निरक्ष है वो व्युत्क्रमानुपाती है r की पावर 3 के। r बढ़ाओगे तो ई निरक्ष क्या होगा, कम होगा। r बढ़ाने का मतलब क्या है कि इस रेखा पर आप इस पॉइंट P को ऊपर लेते जाओ, दूर लेते जाओ, तो r का मान क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है बात। तो निरक्ष पर क्या होता है फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, kp बटा r क्यूब। अक्ष के साथ इसका क्या संबंध है, अक्ष पर जो तीव्रता होती है वो निरक्ष की तुलना में 2 गुनी होती है, और दूरी के साथ इसका ग्राफ है वो अक्ष के जैसा ही बनता है बिल्कुल, क्योंकि r क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। ये इसका करने का प्रोसेस। ठीक है, अब इसका एक लास्ट टॉपिक बच गया कि सम विद्युत क्षेत्र में यदि भी कोई विद्युत द्विध्रुव पड़ा हो तो उसका व्यवहार कैसा होता है, क्या क्या उस पर सिद्धांत लगते हैं, ये सब बातें रहेंगी। तो इस चैप्टर को हम लोग कल क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और परसों अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्कूल में चेक करवाने के लिए जो कॉपियाँ आ रही हैं वो बहुत ही कम स्टूडेंट भेज रहे हैं। इसका कारण यही है कि आप लोग जो वीडियोज़ हैं उनको पूरा नहीं देख रहे। यदि आप लोग देख रहे हो तो वो नोटबुक आप भी करके कंप्लीट स्कूल में भेजा करें चेक करवाने के लिए, ऐसे तो आप पीछे रह जाओगे भाई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कल इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर देंगे, एक ही टॉपिक बचा हुआ है, और उसको ख़त्म करने के बाद अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे या नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दूसरा, उसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके।